विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, विनर्स डू थिंक डिफरेंटली। फाइनली हम लोगों ने कोनिक सेक्शन समाप्त कर दिया। उसके बाद नंबर तो कायदे से आना था स्ट्रेट लाइन का, पर बीच में जरा डीएलएस वालों ने कहा कि हमें कोऑर्डिनेट, क्या कह रहा था, कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री करा दो। तो इसकी जानकारी ठीक करते हुए हमने कहा वो कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री ना होगा, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये 3D वाली, इसमें कुछ अलग नहीं है सिवाय 10th क्लास वाले सारे फॉर्मूले मिलेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले थे, उसमें थर्ड कोऑर्डिनेट और आ जाएगा, यानी जेड एक्सिस, ठीक है। उससे पहले कि हम वो सारे फॉर्मूलाज पे नजर डालें, हम थोड़ा सा समझते हैं कि अगर हम 3D में कोई ऑब्जेक्ट रखें तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को ये तो पता है ना कि अगर 2D में ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो एक्स कॉमा वाई होता है, 3D में फिर उसे हम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऐसे लिखते हैं, ये तो पता है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों राइट एंगल पे होती है 90 पे, यही पता है सबको। चलिए फिर थोड़ा सा एक वो खेलते हैं गेम, ठीक है ना। हाँ, बैठे बैठे ही ये बनाया मैंने 3D सिस्टम, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मैं इसमें एक क्यूब बनाने वाला हूं 3D में। हम पूरी शिद्दत से तबीयत से सोचेंगे कि उसके सारे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। ओके, चलिए पहले क्यूब बनाते हैं, साफ साफ बनाने की कोशिश करेंगे सब लोग। क्यूब के 6 सरफेस होती हैं और 8 कोऑर्डिनेट होते हैं, ऑक्टेंट होते हैं इसमें। 8 बोले ना मैंने, 8 वर्टिसेस हुए ना, उस हिसाब से 3D में हमारा क्वाड्रेंट नहीं होता, क्वाड्रेंट हमारा 2D में होता है, ऑक्टेंट हो जाते हैं। अभी वो उसमें भी आएंगे, अभी तो इससे पहले हम लोग केवल 3D में अगर मैंने क्यूब बनाया होता तो उसकी जो वर्टिसेस है वो कैसे रखी जाएंगे उस पर फोकस कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक साफ साफ क्यूब बना लूं। बन गया सही से कि दोबारा बनाऊं, चल जाएगा काम। नाम रखें इसके, ये तो हमको पता ही है। ओरिजिन होता है यहां एक्स एक्सिस वाले से एक वर्टेक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एफ छूट गया और जी, हो गए 8। ओरिजिन को मिला लें तो 8 हो जाएंगे ना। अब क्योंकि क्यूब है ये तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, हमने साइड मान ली इसकी ए, हमने साइड मान ली इसकी ए, स्मॉल ए, ठीक है। अब हमें 8 के 8 जो वर्टिसेस हैं उन्हें फिल करने की कोशिश करनी है। करें शुरुआत। ये बात आप लोग जानते हैं पहले से ही कि अगर कोई भी चीज एक्स एक्सिस पे होगी तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हुआ करता था, लेकिन 3D में जेड भी 0 हो जाएगा, यानी एक्स एक्सिस पे केवल एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई एक्सिस पे केवल वाई वाला होगा, एक्स और जेड 0 हो जाएगा। ऐसे जेड एक्सिस पे जेड वाला होगा, एक्स और वाई 0 हो जाएंगे। तो पहले उन तीनों को भर लेते हैं हम। ये ओरिजिन है तो एक्स एक्सिस ये ए पॉइंट है ना, बताइए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए फिर। ऐसे केवल एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई और जेड गायब है, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे आए तो कौन सा कोऑर्डिनेट दिख रहा है तुम्हें वाई पे, सी। देखो ये ओरिजिन ऐसे गया तो ये वाई है ना, तो सी वाला हो गया ना, तो सी पे केवल वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए वाई, तो 0, ए, 0, सही है। अब आती है जेड एक्सिस की बारी। देखो जेड एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, ई, तो 0, 0 एंड ए। ये तीनों हमने सबसे पहले भर ली, सबसे आसान थे जो। रेवण में कोई समस्या। अब ये तो हुए वो वाले जिनमें केवल एक एक कोऑर्डिनेट आ रहे थे, 2 0 हो रहे थे। अब वो वाले भरने की कोशिश करते हैं जिसमें 2 2 कोऑर्डिनेट्स आएंगे और एक 0 होगा, ठीक है। देखिए ये एक्स एक्सिस है, देख रहे हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इन दोनों से मिलके बनने वाला जो वर्टेक्स है वो बी है। देख पा रहे हैं आप, जो बी वर्टेक्स है इसमें जेड एक्सिस का कोई रोल नहीं है। देखो बी में एक्स और वाई, हाँ है ना, तो इसके अंदर केवल एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए, यानी ए, 0। अब 2 वर्टेक्स वाले मिलने शुरू हो गए ना।
अच्छा ये तो हो गया एक्स और वाई वाला। अब जरा बताओ कि वाई और जेड वाला वर्टेक्स कौन सा है? माइनस कहां से आ गया? तो वाई और जेड से बनने वाला डी है ना, देख ये रहा वाई और ये रहा जेड, इन दोनों से मिलकर डी नहीं बन रहा। और डी के कोऑर्डिनेट्स क्योंकि वाई और जेड दोनों है इसके अंदर, तो 0 ए और ए होना चाहिए। ओके, इसी तरीके से एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया। एक्स जेड वाला ढूंढो कौन सा है? एफ। ये एफ वो कोऑर्डिनेट है जिसमें एक्स एक्सिस भी है और जेड भी है, यानी इस वाले में केवल वाई कोऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए, यानी ए 0 और ए। सही है। अब ले देखिए केवल एक बचा कोऑर्डिनेट जी, और ये जी ही एक अकेला ऐसा कोऑर्डिनेट है जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों से मिलकर बन रहा है। अगर मैं तुमसे एग्जांपल के तौर पे जिस कमरे में हम बैठे हैं इस कमरे की बात करूं और बोलूं ओरिजिन ये है, ये हुई हमारी एक्स एक्सिस, ऊपर वाली हुई वाई एक्सिस और इधर वाली हुई जेड एक्सिस। ओके, तो जरा बताओगे ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, तो ये बी पॉइंट कहां होगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पूरा सरफेस का कोना वो उधर वाला, वो ही कोना है बी जिसमें एक्स भी है और वाई भी है, यानी वो वाला। ओके, अच्छा ये वाई एक्सिस थी, ये जेड थी, जरा बताओगे डी कहां होगा? सोचो, वाई की वजह से ऊपर गया और जेड की वजह से इधर आया, तो वो कोना आना चाहिए ना, कैमरा लगा हुआ कैमरा जहां पर। इसी तरीके से ये है हमारी एक्स और ये क्या थी? जेड, तो ये देखो एफ कहां होगा? वो नीचे वाला, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, इन दोनों से मिलके बनने में कोने में वो है कोना। ठीक है ना। अब ले देखिए इस कमरे का कौन सा कोना बच गया? वो कोना, और वही कोना ऐसा है जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कंपेयर करो, देखो ओरिजिन ने उस कोने के चक्कर में एक्स एक्सिस के चक्कर में उधर ले गया, देखो ठीक है ना। वाई एक्सिस ने क्या किया? ऊपर लेके गई, और जेड एक्सिस इधर लेके आई। आ रहे हैं बात समझ में? हर एक्सिस का अपना रोल है। ओरिजिन से एक्स एक्सिस उसको आगे लेके गई उस कोने में, वाई एक्सिस उसको ऊपर ले गई वहां कोने में, और जेड एक्सिस उसको इधर लेके आई। तो कुल मिला के वो जो कोना है यानी जी, तो जी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए कॉमा ए कॉमा ए, और ओरिजिन लिखने की जरूरत तो नहीं है, 0 0 0। तो ये है हमारा 3D सिस्टम में सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं क्यूब के। बेसिक आइडिया लग गया। इसका इस्तेमाल 11th में तो खैर नहीं है, इस तरह के वर्टिसेस लिख के इसको यूज करना 11th में तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की अगर हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ जाएं तो कैसे लिखे जाएंगे, कौन सा वर्टेक्स किस किस प्लेन से मिलकर बन रहा होता है। ये जो खिड़की जिस जगह पर है, ये खिड़की जिस जगह पर है, ये कौन से प्लेन पे है सोच के बताओगे? ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी, तो ये एक्स और वाई से मिलकर बन रहा है, तो ये एक्स वाई प्लेन होगा। ये बोर्ड कौन से प्लेन पे है? वाई से मिलके बना और जेड एक्सिस से, यानी ये बोर्ड है वाई जेड प्लेन पे। ठीक है ना। अब ये तो पता ही है कि ये एक्स वाई प्लेन से मिलके बना है, तो जस्ट सामने वाला भी ये वाई जेड से मिलके बना है, तो सामने वाला भी। ठीक है ना। तो इसके बाद बस हाँ, नीचे वाला और ऊपर वाला। ठीक है ना। तो इस टॉपिक के बाद ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन था, क्योंकि हमारे पूरे चैप्टर में हर चीज का इंट्रोडक्शन चलेगा। ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा वो नंबर सिस्टम ऑक्टेंट वाला, बनाते हैं, चलो उसको हटाएं इसको। क्या आप लोगों को वो ध्यान है 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी हमने, उसमें एक कॉइन को 3 बार उछालते थे तो आउटकम बनाते थे, कितने आते थे वो? 8, 2 की पावर 3, 8 आउटकम बनाते कैसे थे वो ध्यान है क्या? टोटल आउटकम हो गए 2 की पावर 3, तो मैं पूछ रहा हूँ 8 आउटकम बनते कैसे थे? अभिषेक जरा दोबारा बताइए डिटेल में। ऐसे बनाएगा तो फिर तो 8 खो जाएंगे पक्का। ऐसे बनाएगा केवल एच 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 करके, और कोई तरीका बताया था मैंने? सोच, तुम्हें नहीं पता मैडम? उससे तो टोटल आउटकम निकलते हैं ना केवल। 8 आउटकम वो बनते कैसे थे वो पूछ रहा हूं। आप लोगों ने 10th में एक कॉइन को 3 बार उछाल के आउटकम नहीं बनाए थे? एटलीस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, तो वो कैसे बनाते थे? ऐसे सोच सोच के एच 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 टी एच टी एच बनाया। अभिषेक को जाना था कि बनाया ऐसे थे हमने, कैसे बनाए थे ऐसे में? और बोल कुछ, केवल इतने से काम चल नहीं रहा। हाँ
मुझे आश्चर्य है तुम लोगों ने 10th में क्यों नहीं बनाया, और फिर बनाए तुम्हें ध्यान नहीं आ रहे। वो जो 8 आउटकम थे, उन 8 को आधा करते थे 4। पहले लिखते थे 4 हेड और 4 टेल, फिर उन 4 के आधे, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर उन 2 का भी आधा, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, ऐसे करते 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 लास्ट तक। तो वो 8 आउटकम बन जाते थे ऐसे गिनने पर, और मुश्किल से 10 सेकेंड या 12 सेकेंड लगते थे, और कोई आउटकम खोता भी नहीं था। और अगर वैसे बनाए ना एच 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 टी एच, तो 4-5 बनने के बाद इंसान सोचता ही रहता कौन सा वाला रह गया, कौन सा वाला रह गया। ओके, खैर इस बार की जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तब मैं सिखा दूंगा। अब सवाल आता है कि उसका जिक्र क्यों करा गया, क्योंकि जो ये ऑक्टेंट वाला खेल है ना, जैसे क्वाड्रेंट पढ़े थे हमने 10th क्लास में 9th क्लास में, कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है, सेकंड वाले में एक्स नेगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव होता है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है ना हमें सब कुछ। इसी तरीके से ऑक्टेंट में भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से ऑक्टेंट, पहले में, दूसरे में, तीसरे में कौन सा एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन सा जेड पॉजिटिव, कहां पर वाई नेगेटिव होता है। तो अब क्वाड्रेंट वाला सिस्टम तो याद रह लेता है हर किसी को, क्वाड्रेंट क्योंकि 4 ही होते हैं, वो ऑक्टेंट याद नहीं रह पाते। तो उनको बनाने के लिए हमारे पास वो कॉइन वाला ही तरीका है, एक आसान सा। बनाएं, चलिए लिख दो 8 ऑक्टेंट। या पहले मैं तुम्हें वो बना के दिखा देता हूं, देखो कॉइन वाले। देखिए मैंने कहा 1 2 3 4 हेड, सिक्के 3 थे, तो 2 की पावर 3 करने पे 8 आया था आउटकम। उन 8 का आधा करा इसलिए 4 आए, 4 हेड 4 टेल। अब इन 4 का आधा करा, एच एच टी टी, एच एच टी टी। अब इन 2 का आधा करा, एच टी एच टी एच टी एच टी। तो ये एक आउटकम है। 4 हेड के आधे कितने हेड होंगे, तो 2 नहीं दिख रहे थे तुझे हेड, तो फिर आना तो यहीं तक है, नीचे तक ही। भाई इस 4 के आधे 2 हेड कर दिए, इन 4 के 2 टेल भी तो कर। फिर तू ये देख, मैंने तेरे से कहा आउटकम 8 बनने हैं, 8, तो 8 तो पूरे करेगा ना। तो 4 हेड लिए 4 टेल लिखे, इस 4 को आधा करा, फिर 4 का आधा का मतलब 2 आएंगे ना, 2, तो 2 हेड लिखे, फिर 2 टेल लिखे, 2 हेड लिखे, क्योंकि 8 तक तो आना है नीचे तक, इसलिए अब तेरे से मैं ही कहूंगा कि 2 हेड का आधा कर, तो 1 हेड टेल लिख के तू चुप हो जाएगा भाई। फिर ये सारे तो लिखने का ही नहीं मतलब, अबे आना तो नीचे तक ही है। तो जो ऊपर कर रहे हो वही काम नीचे भी करना है, नीचे तक करना है, 8 तक। तो ये पूरा एक आउटकम होता था, ये वाला देखो, ये एच एच एच। अगला ये था एच एच टी एच टी एच टी टी, ऐसे करके। तो आना तो नीचे तक पड़ेगा, तभी तो 8 बनेंगे पूरे। इसमें हमने सबसे पहले क्या करा, 4 हेड लिखे 4 टेल लिखे। जब हम ऑक्टेंट लिखेंगे, थोड़ा सा अंतर है, बस थोड़ा सा अंतर है कि ये 4 हेड 4 टेल तो लिख रहा हूं, देखो मैं यहां पर 4 हेड नहीं, सॉरी, प्लस माइनस आएंगे अब तो, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, 1 2 3 4 प्लस लिख के 1 2 3 4 माइनस लिख दिया, फिर 4 के आधे करूंगा, ठीक है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये रहा प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। लेकिन बस ये जो लास्ट वाला है ना, इसमें अंतर आता है उसके हिसाब से। यहां पे क्या होना चाहिए था कॉइन वालों के हिसाब से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होना चाहिए था। वो थोड़ा सा अंतर आ गया बस, कि यहां पर प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस। ये लास्ट वाली लाइन में उसके हिसाब से थोड़ा सा अंतर है। बाकी देखो ये सेम है, 4 प्लस 4 माइनस, फिर उसके आते 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, लास्ट वाला बदल दिया प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस। और देखो यहां पर ये रहा x, ये रहा y, ये रहा z, यानी कि इसे बोलेंगे हम फर्स्ट ऑक्टेंट, इसे बोलेंगे सेकंड ऑक्टेंट, इसे बोलेंगे थर्ड, इसे बोलेंगे फोर्थ। किताबें हैं आपके पास, जरा ओपन करो। ओपन करी, जरा पहला ऑक्टेंट देखो। पहले ऑक्टेंट में यहां से पढ़ना x से, प्लस प्लस, यहां से पढ़ना भाई, प्लस 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 है पहले में। सेकंड ऑक्टेंट में देखो माइनस प्लस प्लस, एक्स पहले होता है ना हमेशा, तो यहीं से पढ़ना माइनस प्लस प्लस। थर्ड वाले ऑक्टेंट में देखो माइनस माइनस प्लस, फिर फोर्थ में देखो प्लस माइनस प्लस, फिफ्थ में
प्लस प्लस माइनस, सिक्स्थ में माइनस प्लस माइनस, सेवंथ में माइनस माइनस माइनस, और एट्थ में प्लस माइनस माइनस। इस तरीका ध्यान रहेगा बनाने का। इसीलिए मैंने पहले ये बनाना सिखाया तुम्हें, क्योंकि इसी की बेस पे तो ये बन रहा है, ठीक है ना। अब आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक नंबर के पूछ सकता है। वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे लिख के दे दे, 4 माइनस 1 माइनस 2, ऐसे लिख के दे देगा। बताओ कौन सा ऑक्टेंट में है? तो प्लस माइनस माइनस देखें कहां है, प्लस माइनस माइनस कहां है भाई? ये रहा, प्लस माइनस माइनस। यहां से पढ़ना, एक्स पहले ये है ना, तो 8 ऑक्टेंट है ये। ऐसे हैं क्वेश्चन इसके। इसको बोर्ड पे बना के दिखाना संभव नहीं है, 8 ऑक्टेंट को 3D में बनाना संभव नहीं है। आप लोग अगर इच्छा हो तो घर जाके यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा। बहुत लोग बनाते भी हैं, मतलब प्लस होता है ना, प्लस 3D में एक प्लस लो, एक प्लस को दूसरे प्लस से कर दे ऐसे। अबे यार, हाँ तो बनाने का तो कुछ भी संभव है, लेकिन अगर यहाँ पे बना दूं और अगर 40 बच्चे बैठे हैं तो इन 40 में से 4-5 के समझ में आएगा। 3D चीज को वो भी कॉम्प्लेक्स करके बनाना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूं एक प्लस लिया जाए ऐसे करके, गत्ते का प्लस, ठीक है ना, एक और प्लस लिया जाए तो ऐसे वाले को ऐसे तरीके से एडजस्ट कर देते हैं तो 8 बन जाते हैं ऑक्टेंट कुछ। वो वीडियो में देख के समझ में आएगा, ऐसे समझाने पे समझ आ नहीं पाऊंगा मैं तो, ठीक है भाई। इतना ध्यान रखो कि कुछ चीजें प्लस की हैं और कुछ माइनस की हैं, और सिस्टम जो है, अगर आपसे वैसे अगर इसे याद करने की कोशिश करोगे, कोई नंबर दे दी जाए आपको ऐसा और बोला जाए ऑक्टेंट बताओ, थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान रखना। लेकिन वो 4 तो ध्यान रह पाते थे प्लस माइनस वाले 2D में, लेकिन 3D में याद नहीं रह पाएंगे कौन सा प्लस वाला कौन सा कहाँ होता था, कौन सा माइनस वाला कहाँ होता था। उसके लिए आसान है कि आप ध्यान रखिए, वही प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर वही प्लस माइनस माइनस प्लस, और एक्स वाला लास्ट में होना चाहिए, फिर वाई फिर जेड। मुश्किल से कितनी देर लगेगी इसे बनाने में? 10 से 15 सेकंड। और फिर आपको चल जाएगा पता उस पॉइंट को देख के कौन सा ऑक्टेंट में है वो, ठीक है भाई। आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक है, इस पर ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जब पॉइंट दिखेगा तो उसका नंबर ऑक्टेंट कौन सा ऑक्टेंट है वो पता लगाना आना चाहिए, इससे बस, और कुछ नहीं है। हाँ भाई, पहले वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखो, फिर इन द ब्लैंक्स टाइप के दिख रहे होंगे बहुत सारे। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल में क्या पूछा हुआ पहले, कोऑर्डिनेट या ऑक्टेंट पूछा है? कोई बड़ा काम है? क्यूब है क्या है? नहीं तो फिगर दे रखी है, तीनों साइड बताए आपको, तो क्या आप उसके हिसाब से जज कर पाओगे? जैसे हमने अभी बना के क्यूब में किया था, अब वो काम क्यूबॉइड में कर सकते हो, अपने हिसाब से पता करके कौन सी वैल्यू कहाँ पॉजिटिव और उसके ऊपर कौन सा जीरो होगा, कौन सा ऑक्टेंट, मतलब कौन सा प्लेन पूछा आपसे, एक्जेक्ट प्लेन। तो एक्जेक्ट प्लेन में आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे, और एक्स और जेड की वैल्यू तो वही है जो दे रखी होगी ऊपर। जो पॉइंट हमें दिया है उसका एक्स और जेड वहीं से उठा लो, और जो वाई कोऑर्डिनेट से 0 कर दो, बस आ गया आंसर, ठीक है ना। चलो, फायदा हो गया उसको पढ़ने का ना। चलिए अगला एग्जांपल और भी है कोई सा, बताओ क्या पूछ रहा है? माइनस, नहीं नहीं, 3 से फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस प्लस। देख लो कॉपी में तुमने लिखे हुए हैं कि माइनस प्लस प्लस कौन से में है? सेकंड। ओ भाई, लास्ट वाला प्लस माइनस माइनस था, ऊपर एक्स लिख के दिखाया था मैंने इसलिए। अब फिर वो देख लो अपना, तुम्हारे सब लिखे हुए हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि तुम याद नहीं कर पाओगे इन्हें 8 को, तो इसलिए जब भी तुम पूछे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो अगर आया तो ज्यादा देर लगेगी नहीं, 10 सेकंड लगेंगे, बना देना वहां पर, ठीक है ना। अगला पढ़ो एग्जाम्पल। अगले एक्सरसाइज शुरू हो गई। एक्सरसाइज में देखो, जो 2 एग्जाम्पल हमने किए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तब तो करने का फायदा है। एक क्वेश्चन तो यही वाले हैं, नंबर ऑफ ऑक्टेंट पूछे हुए हैं, कौन सा ऑक्टेंट है? कोई भी क्वेश्चन अलग लग रहा है तो बताओ, नहीं तो आगे पढ़ेंगे हम। एक्सरसाइज के अंदर कोई क्वेश्चन अलग है तो बता दो, कोई सा फिल इन द ब्लैंक्स या कोई सा वन वर्ड समझ ना आ रहा हो तो पूछ लो। क्या कह रहे हैं? तो बच्चों वाला खेल था हमारे लिए डिस्टेंस फॉर्मूला। ये एक्सरसाइज पूरी बच्चों वाली है, सिवाय एक क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे इसमें जिसमें स्वाद आ जाएगा, डिस्टेंस में ही तुम्हें घुमा देगा, देखना अभी वो डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मुझे बताओ, अगर एक पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, और एक पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने तो हमको आती थी ना, रूट में क्या,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस ये चीज फालतू आ जाती है कि z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और लगा दो यहाँ। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, पहले से पढ़ा हुआ हमने, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसमें अगर आप एग्जांपल देखो, सबसे पहला एग्जांपल देखो, सिंपल डिस्टेंस निकालने को पूछा है, क्या पूछा है उसमें, दो पॉइंट दे दिए, डिस्टेंस निकालने को पूछ रहा है, उसे बोर्ड पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, कोलिनियर। अब बताओ कोलिनियर का क्या मतलब हुआ करता था, या तो कोलिनियर का मतलब पूछ रहा हूं, मतलब जो एक ही लाइन में हो, को लाइनर, जिस चीज से पहले को शब्द लगता है, को, है ना, वो उनका मतलब बन जाता है एक साथ, एक तरह से। जैसे को इनिशियल कौन से पॉइंट होंगे, जो पॉइंट एक ही साथ शुरू होते हैं, एक ही जगह से शुरू होते हैं, एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा, तो ये सारे को इनिशियल होंगे। को टर्मिनल एक जगह आगे खत्म हो जाते हैं जो चीज, जैसे मेट्रो की स्टेशन देखें या फिर ट्रेन का देखें, लास्ट एंड पॉइंट होगा जो, हाँ, अलग अलग जगह से वैल्यू आई कोई सी और यहां पर आकर रुक गई, तो ये पॉइंट जो होगा को टर्मिनल होगा इन सब के लिए, क्योंकि ये सारे एक जगह पे आके रुक जाते हैं। टर्मिनेशन यानी एंडिंग चीज, कोई भी चीज एंड वाली, ठीक है। इसी तरीके से को लाइनर भी होता है, यानी एक ही लाइन में दो या तीन पॉइंट जब एक ही लाइन में होंगे, दो नहीं, तीन या चार पॉइंट्स जब एक ही लाइन में होंगे तो उनको को लीनियर बोला जाएगा। तो उसके लिए भविष्य ने कहा एक, दो और तीन, अगर ये तीन पॉइंट थे तो ए बी का डिस्टेंस निकाला जाए, फिर बीसी का डिस्टेंस निकाला जाए, वो इक्वल होता था एसी के। एक तरीका तो ये था हमारे पास कोलिनियर करने का 10th क्लास में। एक तरीका और भी था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 0 होता था हमारा। ये चीज हट गई थी सिलेबस से, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़ा सा मामला था, वो हट गया था, बिल्कुल हट गया। लेकिन कोलिनियर वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें फाइंड के बोलता है करने के लिए, वो जो तीन वर्टेक्स दिए होते हैं, इन तीनों में से कोई एक अननोन होता है, वो फिर इस वाले से आसानी से नहीं हो पाता, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही जल्दी होता है क्वेश्चन। इसलिए हर किसी टीचर को ये फॉर्मूला पढ़ाना तो चाहिए, क्योंकि कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट तो सिलेबस में है, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला हट जाता है। 3D में है, अब 3D में लग नहीं पाएगा फॉर्मूला वाला, ठीक है ना। तो 3D में फॉर्मूला नहीं लगेगा तो कोलिनियर हमें फिर इससे ही करना पड़ेगा। देखो एग्जांपल में है कोलिनियर, उसने फिर इससे ही किया होगा, ए बी प्लस बी सी की वैल्यू को इक्वल टू ए सी लाया होगा फिर वो, हाँ, क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 2D में होता है, यहाँ 3D चल रही है, 3D में ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो वो फॉर्मूला काम करेगा नहीं हमारा, इसलिए यहाँ पर काम नहीं कर सकता ये वाला फॉर्मूला, हमें इसी से करना पड़ेगा। और ये काम मैं नहीं कराऊंगा, तुम अपने आप भी कर लोगे, डिस्टेंस प्लस करने वाला काम, ठीक है। अगला एग्जाम्पल बताओ कौन सा है, चेक करने को कहा उसने। अब देखो चेक करने का मतलब, तीन आपको वर्डिस दे दिए, अब आप फिगर मत बनाना, फिगर मत बनाना, क्योंकि आपको तो एक, दो और तीन वर्टेक्स देगा वो, आप केवल एक बार ए बी निकालना, पहले खुद ए और बी खुद निकालना, एक बार बी सी निकालना, एक बार ए सी निकाल लेना खुद, किन्हीं दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आ रहा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रही है, तो यानी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर आपने ऐसे करके एक ट्रायंगल बना दिया और ए को यहां लिख दिया पहले वाले को, बी को यहां, सी को यहां लिख दिया, तो आपके हिसाब से ये 90 होगा, और पाइथागोरस थ्योरम में अकेली वाली वैल्यू का स्क्वायर एसी से आना चाहिए, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो नहीं आ रहा होगा, अकेली वाली वैल्यू मान लो बीसी आ रही, स्क्वायर अकेला सबसे बड़ी, भाई अगर तुम फिगर पहले ही बना लोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। मैं कह रहा हूं पहले फिगर नहीं बनानी, इसलिए आप केवल और केवल पहले ए बी, बी सी और ए सी तीनों डिस्टेंस ढूंढ लेना, और फिर फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आप किन्हीं भी दो के स्क्वायर को प्लस करो, वो एक तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। आपसे ये थोड़ी पूछा बताओ राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल कहां पर है, बस ये तो पूछा राइट एंगल है कि नहीं है, तो पाइथागोरस होल्ड होनी चाहिए उसके अंदर बस, तो फिगर बनाना ही मत, वरना ये पॉइंट यहां, ये पॉइंट यहां होगा, काटा पीटी होगी, उससे अच्छा तो बनाना नहीं इसको। ओके, अगला एग्जांपल बताओ कौन सा है, इसे करते हैं क्वेश्चन को, चलो ठीक है ना, यहां से अच्छे क्वेश्चन चालू हो गए हैं, अच्छे यानी है तो बेसिक ही, लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा सा मजा आएगा। जरा मुझे बताएंगे जो रिलेशन दिया है वो क्या है, पी ए स्क्वायर इक्वल टू ये दिया है। अब जरा मुझे बताओ कि पी तो चलो एक्स वाई जेड हो जाएगा हमारा,
पी को तो हम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मान लेंगे। ए और बी बता दो मुझे क्या क्या है। ए है हमारा 3 4 5 और बी क्या है? ठीक है, कर दें। हमसे कह रहा है कि इस रिलेशन में पुट करिए और लास्ट में जो रिलेशन आएगा यानी इक्वेशन आएगी वो बताइए। सॉल्व करें चलो। पी ए का स्क्वायर सीधे यहां पुट कर दूं या पहले निकाल के दिखाऊं ऐसे फॉर्मूले से? पुट कर दें। पी ए का स्क्वायर रूट गायब हो गया होगा। पी पता है हमने एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ले लिया, ठीक है ना। तो पी ए में क्या तुम 3 माइनस एक्स लिखोगे या फिर एक्स माइनस 3 लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर एक्स को प्लस का ही रखो, ठीक है ना। इसमें तो इसको माइनस कर रहा हूं, प्लस वाई माइनस, हाँ ठीक है, वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 का स्क्वायर। ये पूरा आ गया पी ए का स्क्वायर। रिया मैडम ठीक है। फिर चाहिए पी बी का स्क्वायर, इसी पी के साथ में वो बी चाहिए। तो पहले क्या आएगा? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर। सही है जी। अब सॉल्व करें। अब मैं देख पा रहा हूं एक एक्स स्क्वायर यहां से आएगा, एक एक्स स्क्वायर यहां से भी आएगा। तो क्यों ना उन दोनों को मैं 2 एक्स स्क्वायर एक साथ लिख दूं। एक वाई स्क्वायर यहां से आएगा, एक वाई स्क्वायर यहां से आएगा। क्या कह रहे सर? पहले होल स्क्वायर ही खोल लेते ना। अब ऐसी जेड स्क्वायर यहां से आएगा और यहां से आएगा। कहां गया? ये रहा, प्लस यहां से क्या आएगा? एक बी स्क्वायर के नंबर है। अभी सबके ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर उसके इकट्ठे कर लिए मैंने। अभी 2 एसी वाले तो लिखे ना, वो तो इकट्ठे लिखूंगा ना। अब सबके बी 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 वाले लिख रहा हूं। तो 9 यहां से आएगा प्लस का, 16 यहां से आएगा यानी 25, और 25 ही यहां से आएगा प्लस का 50, और यहां से एक 51 और 9 60 और 49 109 लिख दूं केवल यहां। मधुर कह रहा 9, गलत बात, ठीक है ना। ठीक है, तो ए स्क्वायर सबके ये तीनों आए, सबके बी स्क्वायर ये आ गए, और सबके 2ab 2ac 2ac वाले लिखते हैं। और सब माइनस, यहां माइनस का है, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, ये दो प्लस के हैं। खैर यहां से क्या आएगा फिर? माइनस का 6x माइनस का y और माइनस का 10z प्लस का 2x माइनस का 6y प्लस का 14z। अब एक काम बचा है बस, ये वाला x और ये वाला x इकट्ठे कर लें, ये y इकट्ठे कर लें, ये z और z इकट्ठे कर लें, बस आ गया आंसर हमारा। तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर 109, चलो ठीक है लिखा रहने दो, माइनस का 6 और प्लस का 2, माइनस का 4x माइनस 8 और ये माइनस का 14y माइनस का 10 और प्लस का 4 यानी प्लस का 4z। क्या ये आंसर होना चाहिए या और कुछ है सिंप्लीफाई करने को? इसमें 2 कॉमन है, या अकेला जो है ना परेशान कर रहा बस, वरना 2 कॉमन हो जाता। तो फिर यही आंसर होना चाहिए। चेक करो, रिलेशन पूछा था उसने, रिलेशन डब्बा डाल देना, फिर डब्बे में डाल देना इसको। क्या भाई जी? हमें ध्यान नहीं आया, हमने नहीं भेजा। ये आसान था, ये वाला क्वेश्चन आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि इसमें जो हमको ये रिलेशन दिया था ना, उनमें स्क्वायर लगे हुए थे। जरा एक्सरसाइज पे डालो नजर, एक्सरसाइज पे नजर डालो, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन में ऐसी थी एक रिलेशन है लेकिन स्क्वायर नहीं है उनमें, बस दिख रहा है कहीं लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में, एक एक्सरसाइज में कहीं। अरे ठीक है यार, लैंग्वेज में लिखा है सम ऑफ द डिस्टेंस इज इक्वल टू 10, मिला? कौन से नंबर पे? लास्ट है ना। तो यही चीज है वो, बस लैंग्वेज में लिखी है, उसे करने में सबसे ज्यादा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा? रूट आएंगे, यहां भी रूट आएगा एक यहां तक का, यहां भी एक रूट आएगा यहां तक का, इक्वल टू 10 मिलेगा। और वो मैं तुम्हें दूंगा करने के लिए। अब फिर देखूंगा किसका दिमाग कितना चल रहा है, किस तरह से रूट को हटाओगे तुम लोग। ऑब्वियसली स्क्वायरिंग ही करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने बोला था ना, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, विनर्स डू थिंग्स डिफरेंटली। विनर जो होते हैं वो कुछ अलग काम नहीं करते, विनर भी बाकी सब लोगों की तरह वही काम करते हैं लेकिन अलग तरीके से करते हैं।
ये तो कंफर्म है भाई, रूट हटेगा तो स्क्वायर से हटेगा, लेकिन स्क्वायर कैसे करा जाएगा, वो है असली बात उस क्वेश्चन के अंदर। अजय कह रहा ये क्या बात हुई, जब करेंगे ना तब बात करेंगे उसकी। तो ये था, इसके बाद एग्जांपल कोई और है? नहीं है, ये लास्ट एग्जांपल था। तो जरा एक्सरसाइज के शुरू के क्वेश्चन देख लो, मुझे कराने की जरूरत तो नहीं है उनमें, तो हम वरना सीधे लास्ट वाला करेंगे, सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन। कुछ डिस्टेंस वाले होंगे, कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल, कुछ राइट एंगल ट्रायंगल वाले होंगे, अब कुछ थर्ड क्या है, पैरेललोग्राम ढूंढना है, फोर्थ वाला वर्टेक्स, या फिर प्रूव करना है कि वो चारों जो है वर्टिसेस होंगे पैरेललोग्राम के। तो उसके लिए आपको देखो, अगर ये पैरेललोग्राम बन गया ना, तो पैरेललोग्राम के वर्टेक्स जो होते हैं, इनमें एक काम तो कि ये डिस्टेंस इसके इक्वल आएगी, ये डिस्टेंस इसके इक्वल आएगी, सही बात है, क्यों भाई, पैरेललोग्राम में ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल आ जाएगी। आपको एक काम और करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा वही इन दोनों का भी होता है पैरेललोग्राम में। बात समझ में आई? अब मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, y1 प्लस वाई टू अपॉन टू, z1 प्लस z2 अपॉन टू, यानी इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट निकालोगे और फिर इस वाले का निकालोगे, वो सेम ही आएगा, फिर बोलना कि हाँ जी ये पैरेललोग्राम है। आपको ध्यान है 10th क्लास में एक क्वेश्चन था, पैरेललोग्राम दिया होता था और 3 वर्टेक्स दे रखे होते थे उसके, और चौथा वर्टेक्स कहता था ढूंढो। अब जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम था कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा वो भी इसका वही आएगा, जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता था, वो पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन में लगे रहते थे, ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, इक्वेशन बनाते रहते थे, पेज भरते रहते थे, टाइम खराब करते रहते थे। जबकि ये मिड पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन कितनी देर में होता था, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में, और 2 या 3 लाइनों में। तो इसीलिए कहता हूं पैरेललोग्राम का जब भी नाम आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैरेललोग्राम का नाम आएगा, मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। अजब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, इसे मिटा दूं, लास्ट वाला क्वेश्चन करें, कोई और भी उससे पहले? अच्छा, वही करें, चलो लिखो, बी रेडी फॉर अ वंडरफुल राइड। मजा आने वाला है क्वेश्चन में, बहुत काटा पीटी बहुत होगी तुम्हारी कॉपियों में, अगर मैंने केवल तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया तो। छोड़ दूं? चलो फिर जरा मुझे वो बताओ, पॉइंट क्या क्या है। ए, पहला पॉइंट क्या है, ए ले लिया उसको, 4, अबे यार ये तो बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट दे दिए। और बी क्या है, -4, ये तो बहुत ही आसान पॉइंट दे दिए। इक्वल टू एन नहीं है, पढ़ो क्वेश्चन को, हमसे कह रहा है कि एक पॉइंट पी इस तरीके का है, यहां कहीं ले लू, एक पॉइंट पी इस तरीके का है कि उसकी डिस्टेंस यहां तक प्लस, यस, उसकी डिस्टेंस यहां तक, उन दोनों को जोड़ने पर 10 आता है। तो पी ए प्लस पी बी बराबर 10 दिया हुआ है हमको, और पी के कोऑर्डिनेट्स हम पिछली बार की तरह एक्स वाई जेड लेट कर लेते हैं, वो तुम्हारी इच्छा है। हाँ बिल्कुल, शुरू कर दो, एक बार पी ए निकालो, एक बार पी बी निकालो, दोनों रूट में आएंगी, उनको लिखो रूट में, प्लस रूट इक्वल टू 10, और फिर देखो किस तरीके से तुम रूट को उड़ाने की कोशिश करते हो। तब तक हम जलपान करके आते हैं। प्रियंका सोच रही कौन सा काम करूं, चतुर वाला, इंटेलिजेंट वाला, कौन सा काम करूं, रूट से बच जाऊं। ऐसे लिखा कुछ सबसे पहले लाइन, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं तुम्हें, पेज ना खराब हो, टाइम ना खराब हो। अगर हमने इसी स्थिति में स्क्वायरिंग कर दी तो क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का पूरा एक स्क्वायर लगेगा, उधर 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर a प्लस बी का होल खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर, इसका रूट गायब, प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट गायब, प्लस का जो 2ab आएगा, 2 के साथ में इन दोनों के रूट फिर से आएंगे मल्टीप्लाई में, समझ रहे हो? वो है समस्या हमारे लिए, 2ab में जो फिर से रूट आएंगे, 2 इंटू ए इंटू बी। उस स्थिति में मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जो है, उससे बचने के लिए हम एट प्रेजेंट स्क्वायर नहीं करते, पहले एक वैल्यू को इधर भेज देते हैं और फिर स्क्वायर करते हैं। ये कर रहा था, चलो अच्छी बात है, फिर से एक को ध्यान था। खैर,
करो करो, सफलता जरूर मिलेगी, करो। एक वैल्यू को पूरी को इधर भेज दो, ठीक है ना। अब फिर लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो कुछ नजारे ऐसे दिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद वाले। एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आया होगा 10 माइनस ये का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर यानी रूट गायब, माइनस 2ab यानी 2 10 या 20 और रूट में x प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है ना। a माइनस बी का आरएचएस में होल स्क्वायर खुलेगा, ऐसा मिला कुछ। अब आप पहले क्या करेंगे, चलो उतारो जल्दी कर लो, पहले पहले यहां तक का, ठीक है। लिखने के बाद यहां मैच करना सब लोग, है ना। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, ओके। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे जब हम लोग, तो क्या क्या आएगा उसमें, एक्स स्क्वायर, वो इसके होल स्क्वायर से कटेगा, एक्स स्क्वायर यहां भी आएगा, एक 16 प्लस का यहां भी आएगा, 16 प्लस का यहां भी आएगा, वो दोनों भी कट जाएंगे। तो केवल यहां पे क्या बचा, माइनस का 8x, 2ab वाली टर्म, तो माइनस का 8x ही तो आएगी वो लिख देता हूं बस मैं, माइनस का 8x इक्वल्स टू, यहां 100 बचा, यहां पर भी केवल क्या बचा था, प्लस का 8x, ये कट गए, माइनस का 20 रूट में x प्लस 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बताइए, ये बड़ी सी लाइन ऐसी हो चुकी है। अब एक रूट और दिख रहा है ना, हमको स्क्वायरिंग तो फिर करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लेकिन हम फिर स्क्वायरिंग करने से पहले थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने ऐसी सिचुएशन में होल स्क्वायर कर दिया कि रूट के साथ में कोई वैल्यू हो प्लस या माइनस में, हम फिर स्क्वायर करेंगे तो फिर 2ab में रूट आ जाएगा। तो हम ऐसी परिस्थिति लाएंगे कि रूट वाली वैल्यू अकेली बची एक तरफ, फिर स्क्वायरिंग करा जाएगा तो 2ab वाले टर्म से रूट नहीं आएगा। आ रही बात समझ में। तो अब मुझे स्क्वायरिंग करनी है, तो मैं इस माइनस के 20 वाले को अकेला छोड़ दूंगा, ये सब वैल्यूज इधर ले आऊंगा, फिर स्क्वायरिंग करेंगे ना तो रूट गायब हो जाएगा। ये कुछ स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो पहले एक काम करूं, चलो इधर ले आते हैं, क्या बन जाएगा, माइनस का 16, बल्कि छोड़ो, ये बन गया माइनस का 16x माइनस का 100 इज इक्वल टू माइनस का 20 एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब स्क्वायरिंग करूंगा मैं, लेकिन मैं स्क्वायरिंग करने से पहले भी एक काम करना चाह रहा हूं। देखो, पहले 4 से डिवाइड कर लो, जैसे -4 से, हाँ, ये माइनस 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 कट जाएंगे और ये वैल्यू छोटी हो जाएंगी सब, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा 4, ये क्या बन जाएगा 25 और ये क्या बन जाएगा 5, और माइनस से भी करा था तो ये माइनस भी हट जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस भी हट जाएगा। अब मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, यानी अगेन एस बी एस, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से ये, और कोई क्वेश्चन इतना परेशान नहीं करेगा तुम्हें जितना ये अकेला करता है। फिर से स्क्वायरिंग करिए, तो यहां पर तो a प्लस बी का उत्तर खुलेगा, यहां पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और इसका रूट गायब हो जाएगा, और अब हम आंसर ला पाएंगे। तो 4 प्लस नहीं 4x प्लस 25 का स्क्वायर खोलें तो 16x स्क्वायर 625 प्लस 200x इज इक्वल टू, यहां 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और इसका रूट गायब हो जाएगा, इसको हटा दिया तो क्या बचा, x प्लस 4 का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर, दिख रहा है ना, ठीक है। अब बस सिंप्लीफाई वाला काम बचा है हमारा। तो अब यहां पर भी खोलना पड़ेगा ना, भी देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक बार और, तो 16x स्क्वायर ऐसे कैसा, 625 ऐसे कैसा, ये ऐसे कैसा। जब 25 की इंटू तुम यहां पर x प्लस 4 के होल स्क्वायर में करोगे तो पहले x स्क्वायर आया होगा, तो 25 की इंटू हुई तो 25x स्क्वायर, फिर यहाँ 16 आया होगा b का स्क्वायर, 25 इंटू 16 400 प्लस 2ab में आया होगा 8x, 8x की 25 से इंटू करोगे तो 200x जो यहां पर था,
प्लस 25 की इंटू इन दोनों में भी करनी पड़ेगी, 25y², 25z²। ठीक है जी। अब फिर काटा पेटी, 200x से 200x कट गया बस। तो ये 25x² बड़ा है, y²z² भी नहीं, सबको उधर भेज देते हैं। तो आंसर आया हमारा फाइनल 25x², नहीं 25 माइनस 16 भी तो होगा, 9x²। ठीक है, ये हो गया प्लस का 25y², 25z², और ये 400, 625 इक्वल में क्या बचा, 225। क्या ये आंसर होना चाहिए? और तो कुछ नहीं बचा, और ना ही ये सारी वैल्यू, ये 9 ने गड़बड़ कर दी, वरना सारे 25 से डिवाइड हो जाते हैं। मैच करो चलो। सबसे पहले वाला स्टेप बड़ी जल्दी याद आया तुझे। हाँ, सबसे पहला स्टेप तो ये है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 10। उसके बाद वाले मैंने इसको उधर भेजा, हाँ पहले स्क्वायरिंग उधर भेजा, फिर स्क्वायरिंग करी। तो यहाँ पर 10 माइनस ये आएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। तो ये रहा वो a² प्लस का b² में सबके रूट गायब हो गए, माइनस का 2 इंटू 10 इंटू ये करने पर ये मिलेगा। है ना बढ़िया क्वेश्चन। तो ये अकेला क्वेश्चन ऐसा है इस एक्सरसाइज का जिसे देख के लगता है कि हाँ 11th के लायक है क्वेश्चन। केवल स्क्वायरिंग नहीं है, अजय रूट घटाने के लिए देखा, केवल स्क्वायरिंग नहीं है, अकलमंद स्क्वायरिंग है। यहाँ पर हर बच्चा नहीं कर सकता, जिसने एक बार नहीं कर रखा वो रूट में उलझा रहेगा, उसके रूट गायब नहीं होंगे। लेकिन तो आप आगे के लिए ध्यान रखिए, जब भी आपको ऐसे डबल डबल रूट मिले, वो भी प्लस में, और आप हटाने की कोशिश करो, तो एट द मोमेंट उस सिचुएशन में स्क्वायरिंग नहीं करी जाती, एक को उधर भेज के तब स्क्वायरिंग करना। और फिर दूसरी स्क्वायरिंग कब करी जाएगी? जब अकेला रूट एक तरफ बचेगा, सारी वैल्यू दूसरी तरफ, फिर दूसरी बार स्क्वायरिंग होगी। लाइट भाग गई क्या? आगे बढ़ सकते हैं फिर, ये कर लेंगे खत्म एक्सरसाइज। हम मिटा दो मधुर जी, पहुंच गए? हाँ, अब सेक्शन फॉर्मूला चालू हो गया हो ना। अगला टॉपिक, मैं तीसरी लाइन पे ही हूँ। चलिए मिटा दूं ऊपर का। ये मान के चलो कि जो फाइनल एग्जाम होंगे ना तुम्हारे फाइनल, उन फाइनल वालों में इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आएगा 3-4 नंबर का, और आप उस एक क्वेश्चन को स्कोरिंग क्वेश्चन बोल सकते हो, क्योंकि दिमाग लगाने को नहीं है इस चैप्टर में कुछ भी। वही सेक्शन फॉर्मूला 10th वाला, वही डिस्टेंस फॉर्मूला 10th वाला, बस ये इक्के दुक्के क्वेश्चन है अच्छे अच्छे से। तो इसको तो रिवीजन में देख ही सकते हो जाने से पहले, बाकी सारे क्वेश्चन तो 10th वाले ही है। नीला वाला मिटाया मैंने, नीला वाला, और ये मिटा रहा हूं अब, ये तूने कर रखा है। याद आ रहा है कुछ? ये क्या होता था सेक्शन फॉर्मूला में? रेशियो, दो पॉइंट के बीच में कोई एक पॉइंट दे रखा होता था, या तो रेशियो पूछता था या रेशियो दे रखा होता था तो फिर वो पॉइंट पूछता था। ये दो तरह के क्वेश्चन आते थे इसमें। एक और तरह के क्वेश्चन भी थे कि दो पॉइंट थे, बीच में कहीं एक पॉइंट था, इससे एक लाइन पास हो रही होती थी। एनसीईआरटी से अलग थे क्वेश्चन थोड़े से। वो फॉर्मूला याद दिला देता हूं, देखो पहले, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, x2, y2, z2, x1, y1, z1। यहां कहीं सी पॉइंट आ गया इन दोनों के बीच में, और उसने इन दोनों के ज्वाइन को m/n में काट दिया। तो हमको सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने सिखाए थे सेक्शन फॉर्मूले में, जो कि होते थे m की इंटू उधर वाले x2 से, n की इंटू इधर वाले x1 में, अपॉन m प्लस n, कॉमा, फिर यही काम y के लिए, m की इंटू y में, ऐसे ही z के लिए m z2 n z1। आया याद कुछ? लेकिन इस बार पता नहीं दोनों ऑप्शन है कि नहीं है, इंटरनली एक्सटर्नली वाले। होगा शायद, देखो कहीं दिख रहा है पहले क्वेश्चन में इंटरनली एक्सटर्नली दो पार्ट होंगे एक क्वेश्चन के, लिखा है ना? ठीक है। इंटरनली एक्सटर्नली का क्या मतलब हो सकता है? इंटरनली एक्सटर्नली का क्या मतलब हो सकता है? अरे यहां देख के बताओ, यहां देख के, इसको देख के बताओ। जब इन दोनों के बीच में होगा वाला पॉइंट जिसने इनको काटा है, तो ये इंटरनली काट रहा है इस वक्त। एक्सटर्नली काटने का मतलब ये होता है कि ए से लेके बी तक के बीच में नहीं होना चाहिए पॉइंट, ये इस लाइन को आगे बढ़ाया जाए तो यहां मिले सी पॉइंट। फिर
दिखाता हूं, देखो ये बना लिया मैंने ए बी, इन दोनों के बीच में रेशियो मतलब पॉइंट ना आके थोड़ा सा आगे आया, ठीक है। अब कह सकते हैं इन दोनों के एक्सटर्नल में है वो, है। फिर रेशियो कैसे ले जाता है, देखो ए से जिस पॉइंट ने कट किया वो एम होता है, अभी भी ए से लेके जिस पॉइंट ने कट किया उस रेशियो को एम ही लिया जाता है। बी से जिस जगह पे कट हुआ वो कितना होता है रेशियो, अभी भी बी से वो एन ही होता है। इसे बोलते हैं एक्सटर्नली रेशियो। जब जिस पॉइंट ने कट किया है ज्वाइनिंग को, वो उनके बीच में ना काट के उस लाइन को आगे प्रोड्यूस किया जाए, वो बाहर कहीं काट रहा हो, तो बोला जाता है एक्सटर्नली। और रेशियो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। अगर ए से लेके उस सी पॉइंट तक को पहले एम बोला गया था, अभी भी ए से लेके उस बाहर वाले सी पॉइंट को एम ही बोला जाएगा रेशियो को। बस अंतर माइनस 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 हो जाएंगे फॉर्मूले में। जब ये देखो एम वाली वैल्यू बड़ी है, एन वाली छोटी है, तभी तो एम में से एन को माइनस करने पर ए भी मिलेगा। यहां पर देखो एम और एन को जोड़ने से ए भी मिल रहा था, नहीं मिल रहा था पूरा, तो यहां पर ए भी कब मिलेगा, जब एम में से एन को माइनस करा जाएगा। इसलिए सारे फॉर्मूले माइनस 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 हो जाएगा एक्सटर्नली वाले केस में बस। ओके, कोई बहुत ज्यादा ध्यान रखने को नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए रेशियो कहां से कहां तक एम होता है, कहां से कहां तक एन होता है, ठीक है। ऐसा मान लो ना कि इस पॉइंट को यहां से उठाया हमने कर्सर से, कंप्यूटर के माउस से, और इस पॉइंट को यहां से उठा के यहां रख दिया, तो होगा क्या, ये रेशियो एम दिख रहा था, जब हम खींचेंगे ना तो उठा के यहां तक, अभी तक भी ये रेशियो पूरा एम ही दिखेगा यहां तक का, और ये वाला एन दिख रहा था, जब मैं इसको उठा के यहां लाऊंगा तो यहां से लेके यहां तक का एन बन जाएगा बस। जस्ट इमेजिन। ओके, पहला एग्जांपल देखोगे कौन सा है, इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, रेशियो दिया हुआ है, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों दिए होंगे ना, तो दोनों पार्ट हो जाएंगे पहले वाले के। अगला कर सकते हैं, मतलब हम पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वैल्यू पुट करके दिखा दूं। यहां पर इंटरनल का क्या मतलब होता है, तुझे कोई इंटरनली इंजरी हो जाए इसका क्या मतलब है, शरीर के अंदर ना, तो यहां पे इंटरनली समझ में आ रहा, इन दोनों के बीच में। अब तुझे एक्सटर्नली इंजरी हुई तो दिखेगी वो बाहर लगी हुई कहीं ना कहीं, तो इन दोनों के, बात ए और बी की होती है हमेशा, इन दोनों के अंदर नहीं है, इन दोनों के बाहर है, वो इधर भी हो सकता है वो इधर भी हो सकता है, इसमें क्या टेंशन वाली बात है। ये इंटरनली वाला काम तूने पहली बार थोड़ी करा है, 10th में भी तो किया था इंटरनली, जब ये बीच में होता है इन दोनों के सी। अब बस ये सी जो है इन दोनों के बाहर है, कुछ भी टेंशन वाली चीज नहीं है। सपोज कर, देख हमको ना ये 2 पॉइंट दिए ए और बी, एक पॉइंट यहां पे था सी, ठीक है। मैं कहता हूं ये रेशियो, ये वाली दोनों वैल्यू पता है 5 और 3 है। अब तूने क्या करा, कंप्यूटर से इन दोनों को तो नहीं छेड़ा, इस पॉइंट पे क्लिक करा और इस पॉइंट को खींच के यहां तक लाया, तो फिगर कैसी बन जाएगी, अब ये ऐसे की बन जाएगी, बन जाएगी। अभी भी ये चीज 5 रहेगी, ये चीज 3 रहेगी, वो अंतर है। हो सकता है पहले सेंटीमीटर में रहा हो, अब ये मीटर में आ गया हो 5, ऐसा होता है। लेकिन इमेजिन करना फिगर, वही काम मैंने यहां का करने के लिए कि कर्सर को यहां पे क्लिक करो और इस पॉइंट को उठा लो यहां से, जब तू क्लिक करेगा ना और हिलाएगा तो ये लाइन ऐसे सीधी के बदले हल्की सी नीचे आ जाएगी, यहाँ पर ये वाली थोड़ी नीचे आ जाएगी कर्सर पे। फिर उसको थोड़ा आगे ला, यहां लाएगा, पता क्या होगा, ये वाला पॉइंट, ये लाइन यहां तक दिखेगी तेरे को ऐसे, और ये वाली इतनी सी दिखेगी। थोड़ा और आगे ला यहां पर कर्सर को, माउस पे क्लिक करके रखियो, छोड़ते नहीं है, पता है ना, यहां रोक के रखेगा माउस को, तो क्या होगा, ये पूरा एम तुझे दिखेगा यहां तक का और एन दिखेगा इतना। अब मैं इसको कर रहा हूं वापिस यहां लिया, तब क्या होगा, एम दिखेगा तुझे यहां से लेके पूरा यहां तक का, और एन दिखेगा यहां से लेके यहां तक का। वही चीज तो बनाई मैंने यहां पर। एग्जाम्पल पहले वाला बहुत सिंपल है, वैल्यू पुट करनी है केवल एम और एन की और पॉइंट्स की। दूसरा एग्जाम्पल बताओ क्या है, क्या रेशियो फाइंड करने वाला है क्या है, या प्रूव करने वाला है वो कि कोलिनियर है, सेक्शन फॉर्मूला से प्रूव करना है। इसमें नहीं है, नई वाली किताब है, हाँ तो हट गया होगा, कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें हटी हुई है, ये भी हट गया होगा, किसी और के पास भी है नहीं। तो मैडम आपकी ये एक्सरसाइज ही नहीं है, बहुत जल्दी बोली आप, बहुत देर हो गई इसे करे हुए हमें शुरू करते हुए, 2-3 बार तो पूछ चुका वो, तब से क्यों नहीं बोली। तुम मुझे ये बता दो, जो अगला क्वेश्चन है वो जो तुम्हारी किताबों में दिख रहा होगा तुम्हें, कोलिनियर प्रूव करने वाला यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ये एक वो क्वेश्चन हुआ करता था पिछले साल तक,
जो कि एग्जाम में पूछा जाता था। हो सकता है किसी किताब में लगा हुआ भी हो, इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ, इसमें नहीं तो हो सकता एक्सरसाइज में लगा हुआ हो। एक क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट से कोलिनियर प्रूव करिए, ये क्वेश्चन था। कर लेते हैं, एक काम करते हैं हम, या छोड़ दूं, कर लें? चलो, क्या कह रही? एक कह रही छोड़ने को, और ये भी कहेगी छोड़ने को, इसी किताब में है ही नहीं। कर दें? चलो तुम लोग मुझे एक काम करो, कर लो मैडम, कर लो, शाबाश शाबाश। तुम लोग मुझे ये तीनों पॉइंट्स बता दो, ये और ये। बताइए, पहला पॉइंट क्या है? पहला। दूसरा? तीसरा? तूने क्वेश्चन में देख के बताए या फिगर में देख के बताए? क्वेश्चन में जिस सीक्वेंस में दिए थे हमने उसी सीक्वेंस में लिख लिए। क्या तुम सॉल्यूशन में देख पा रहे हो? उसने ये वाली चीज बीच में लिखी भी शायद, इसीलिए कह रहा हूं सॉल्यूशन में मत देखना, हमें थोड़ी पता है सॉल्यूशन में क्या है। हमें 3 पॉइंट दिए उसने कोलिनियर करने के लिए, हम तीनों कोलिनियर कर रहे हैं। ओके, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला बिना रेशियो के करा जा तो सकता नहीं, तो हमने एम रेशियो एन रेशियो मान लिया। अब तुम मुझे ये बताओ, जब भी हम रेशियो लेट करते थे तो क्या एम रेशियो एन करते थे? नहीं, हम के रेशियो 1 करते थे। तो 2 वेरिएबल नहीं, एक ही वेरिएबल लेके चलो, लेट कर लो रेशियो के रेशियो 1। ओके, अब अपने जो सेक्शन फॉर्मूला हमको आता है उसके हिसाब से सी पॉइंट ढूंढते हैं, ठीक है ना? बताइए, के की इंटू पहले इसमें होगी तो 2k, फिर इसकी इसमें हो गई, अब 1 की इसमें होगी ना, अपॉन में k प्लस 1, ये होता था। अब के की वाई वाले में करते हैं, क्या आएगा? 4k अपॉन में k प्लस 1, फिर कॉमा, इसकी उधर वाले में करें तो 6k प्लस 10 अपॉन। ये सी हमने खुद ढूंढा, वो सी उसने हमें दिया हुआ था, ठीक है? अब क्या करना है हमें, किसी एक को कंपेयर करो, क्योंकि ये भी सी है, ये भी सी है, किसी एक कोऑर्डिनेट को कंपेयर करो, या तो एक्स वाले को, या वाई वाले को, या जेड वाले को। सबसे इजी कौन सा है? वाई, क्योंकि वहां 0 है। किसी एक को कंपेयर करो, के मिल जाएगा ना? सहमत है सब लोग? तो यहां लिखा हमने ऑन कंपेयरिंग वाई कोऑर्डिनेट, तो 0 इज इक्वल टू 4k प्लस 6 अपॉन में k प्लस 1। ये चला गया इधर, k की वैल्यू क्या आई फिर? माइनस का 3/2। बोलिए, अब अगर, सुन लो, देखो देखो, बोलूं, हमने y कोऑर्डिनेट कंपेयर किए दोनों के, और k मिल गया। अब अगर हमने इस k की वैल्यू को यहां पुट करा x कोऑर्डिनेट में, और इस वाले हिस्से को सॉल्व करके 14 आ गया, और इस k को z कोऑर्डिनेट में पुट किया k की जगह पर, सॉल्व करके -2 आ गया, तो हाँ, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, वरना नहीं है। एक को कंपेयर करके k ढूंढ लिया, अब इस k को बचे हुए 2 में पुट करो, यानी इसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए? 14, और इसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए? अगर आ गया तो हाँ, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ये है कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट सेक्शन फॉर्मूला की मदद से। करो, k की वैल्यू -3/2 निकाल के पुट करिए x कोऑर्डिनेट में। कैसे लिखेंगे इसको? नाउ x कोऑर्डिनेट, यानी 2k हो गया हमारा -3/2 -4 अपॉन -3/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करके दिखाइए, देखिए 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसने प्रूव करने को कहा ना, या चेक करने को कहा था? फिर तो 14 आएगा भाई, आ गया ना 14। अब यही काम मैडम z के लिए भी लिखो यहाँ पे, नाउ z कोऑर्डिनेट, और फिर इसमें पुट करो, दोनों आ गए, ठीक है? लिख दो, देयरफॉर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आ गया ना? तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन हुआ करता था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब तक ये सिलेबस में था कॉन्सेप्ट। अरे सबका ही कम कर दिया है,
कुछ बचा ही नहीं है पढ़ाई में, फिर भी बच्चे फेल होते रहते हैं। जैसे मैथ में बहुत सारी चीजें कम हुई हैं, फिजिक्स में नहीं हुई क्या कम? हुई हैं। तो फिर कैसे फेल हो रहे बच्चे यार? या सारी हल्की वाली चीजें कम हुई हैं, मुश्किल वाली भी हुई हैं, फिर भी फेल होते हैं बच्चे यार। अभी देखना तुम हाफ ईयरली में रिजल्ट देखने अपने स्कूलों के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों में सबसे ज्यादा फेल जो है ना वो फिजिक्स में मिलेंगे। फिर एनुअल में तो पक्के लुढ़क जाएंगे, वो कंपार्टमेंट जो है दोबारा कंपार्टमेंट होगी, दोबारा डायरेक्ट होगा उनका। क्यों भाई? क्या ऐसा नहीं है मैथ्स की तरह से, जैसे एक क्वेश्चन कर लिया ऐसे 5 और कर लो, 10 और कर लो, आने लगेगा कॉन्फिडेंस? न्यूमेरिकल परेशान करते हैं, कुछ और करता है परेशान? बहुत सारे टाइप के हैं, तो यहाँ पर टाइप कम होता है क्या मैथ में? मुझे लगता है कि इतने ऐसा नहीं है, टाइप तो वहां भी, डेरिवेशन बहुत सारे हैं वहां भी, है ना? और हर टाइप पे, हर डेरिवेशन पे नहीं, मुझे लगता है, एक बात बताओ, यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हैं, वहां भी कर लेते थे, मान लो एनसीईआरटी बराबर हो गया हिसाब, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चन करते हैं, वहां करते हो तुम लोग? नहीं करते। फिर कैसे कह सकते हो तुम लोग कि क्यों नहीं करते? हाँ, बस यहाँ पर ये बेनिफिट है कि जो नए फॉर्मूले आते हैं उनके प्रूफ नहीं करने पड़ते, वहां पे वो डेरिवेशन करने पड़ते हैं। लेकिन जब तुम्हें पता है कि न्यूमेरिकल परेशान करते हैं, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के न्यूमेरिकल ढूंढ के कर लो ना, 2-3 भी कर लोगे, 4 भी कर लोगे, तब भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस पर। सर को बोल दो कि सर ढूंढ के फोटो डाल दिया करो ग्रुप ग्रुप में, जिस टॉपिक के क्वेश्चन, जिस टॉपिक का डेरिवेशन कराया है उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन डाल दो 2-4, बस अपना आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें। कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब हम प्रैक्टिस कम करते हैं किसी भी चीज की। तो फिजिक्स में प्रैक्टिस कम होती है, तुम लोग सोचते हो कि पेपर के अंदर थ्योरी आ जाए, बस थ्योरी आ जाए, बस थ्योरी आ जाए। हाँ, 10th तक बात ठीक है, थ्योरी ज्यादा करते थे तुम लोग, तो वही तुम्हें समाधान खुद ढूंढना पड़ेगा, और जो ढूंढ लेता है समाधान वो पास हो जाता है, जो नहीं ढूंढता फिर वो लटका रहता है, फिर 1 महीना खराब हो जाता है उसका 12th का कंपार्टमेंट के चक्कर में। और 12th का 1 महीना खराब होने का मतलब 12th के हर सब्जेक्ट के दो 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 चैप्टर छूट जाना, 2 ही फिजिक्स के, 2 ही केमिस्ट्री के और 2 ही मैथ के छूट जाएंगे चैप्टर शुरू के। इसलिए कुछ भी कर लो, लेकिन 11th में कंपार्टमेंट नहीं आनी चाहिए। वो 2 चैप्टर छूटेंगे ना 12th के, वो साल के एंड तक भी कवर नहीं हो पाएंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए कंपार्टमेंट नहीं आनी, बस ठीक है ना। वो 2 चैप्टर वसूले नहीं जाएंगे किसी से भी, नहीं तो मिटा दो उसको। हाँ जी, चलिए एग्जाम्पल, ये पहला था सेक्शन, नहीं दूसरा था सेक्शन फॉर्मूला का, तीसरा देखो जरा। और कौन सा एग्जाम्पल है इसमें सेक्शन फॉर्मूला में? सेंट्रॉइड वाला, ये तो 10th क्लास वाला है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने को कहा गया है शायद, मैं समझा देता हूं, आप लोग अपने आप कर सकते हो इसे, 10th क्लास में हो सकता है ना कराओ, ठीक है। अगर एक बड़ा सा ट्रायंगल बना दिया मैंने, ठीक है, ए बी सी, सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां पर तीनों मीडियंस कट करती हैं, ठीक है। तो एक मीडियन ये बनाई हमने, एक मीडियन यहां बना दी, और एक मीडियन यहां बना दी, तीनों हो गई मीडियंस। नॉर्मली इस पॉइंट को जी से बोलते हैं, ठीक है। इस ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 हो गए, कॉपी तैयार रखो, तुम्हें दूंगा करने को अभी, x2 y2 z2 हो गया, और थर्ड वाले के हो गए x3 y3 और z3, ओके। हम लोग ये जानते हैं पहले से ही कि जो मीडियंस होती है ना, वो आपस में 2:1 में काटती हैं, 2:1। तो अब मुझे ये कौन बताएगा कौन सा हिस्सा 2 होता है, कौन सा हिस्सा 1 होता है इसका? वर्टेक्स वाली साइड वाला हिस्सा 2 कहलाता है रेशियो में, और जो ये पॉइंट की साइड होता है इसे 1 कहते हैं। ऐसी इस वाली मीडियन के लिए ये वाला हिस्सा 2 होगा रेशियो में, ये वाला हिस्सा 1 होगा। आप केवल एक मीडियन को करो कंसीडर, केवल अभी ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये पॉइंट ढूंढना है सेंट्रोइड, मुझे ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, ठीक है। अगर मैं इस एपी में, एपी तो है ये, सेक्शन फॉर्मूला लगा दूं, तो ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, पी के पहले ढूंढने पड़ेंगे, और फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं तो 2:1 में जी मिल जाना चाहिए। फॉर्मूला ही तो प्रूव करने को कह रहा है वो, तो क्योंकि ये पी मिड पॉइंट था, दोनों इक्वल होंगे, आप पहले पी के कोऑर्डिनेट ढूंढिए इन दोनों से, क्या निकलेंगे मिड पॉइंट, x2 प्लस x3 अपॉन 2, कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 3, z2 प्लस z3 अपॉन 2, यही होंगे ना, ये p के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। फिर p और a में सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और g ढूंढ लेंगे, पहले p ढूंढो, चलो चलो मिड पॉइंट लगाओ फॉर्मूला और p के कोऑर्डिनेट लिखो। कैलकुलेशन में थोड़ी देर लग जाएगी भले ही, लेकिन गलत नहीं आना चाहिए। k और 1 क्यों?
ये 2:1 दिया तो है। के और 1 तब करते हैं जब रेशियो ढूंढना होता है। रेशियो तो पता है 2:1, हमें जी ढूंढना है। पी के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब सेक्शन होम लगाओ ए और पी में। रेशियो बताइए हमें, थोड़ा सावधानी पूर्वक लगाना क्योंकि वैल्यूज फ्रैक्शन में आएंगी बढ़िया बढ़िया। क्या हुआ अजय को? मैंने पी के कोऑर्डिनेट यहां लिख दिए। अब मैं एपी में सेक्शन होम लगा रहा हूँ सेक्शन होमला। तो 2 की इंटू इधर पी वालों में होगी। पी वाले यानी ये, जब 2 की इंटू मैं इसमें करूंगा तो 2 2 कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे? केवल क्या बचेगा? x2 प्लस x3 प्लस 1 की इंटू किससे होनी चाहिए? ऊपर वाले यानी x1 से। अपॉन में क्या आता है? 2 प्लस 1 यानी आ गया ना तुरंत, एलसीएम से बच गए। अब यही काम 2 की इंटू इसके y वाले से करूंगा। जब 2 की इंटू जब इस वाले से करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? y2 प्लस y3। और इस 1 की इंटू करूंगा इधर वाले y1 में, अपॉन में 2 प्लस 1। फिर वही काम इस 2 की इंटू इसके z वाले से करूंगा, यानी इससे, तो फिर 2 कट जाएगा, यानी z2 प्लस z3। और 1 की इंटू z1 में करूंगा अपॉन 3। और यही तो होते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये हमने 10th में पढ़ा था। एडिशनल क्वेश्चंस जो भी करोगे जिसने, उसने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आप डिराइव भी कर दिया। और एग्जांपल है कोई देखना इसमें सेक्शन फॉर्मूला वाला? अच्छा, वो एक्स जेड वाई जेड प्लेन वाला है क्या? 4 8 10, ठीक है। तो एक पॉइंट लिया 4 8 और 10, और दूसरा ले लिया क्या? हमें रेशियो ढूंढना है इन दोनों के ज्वाइन को। किसने काटा? वाई जेड प्लेन ने। अब अगर आप यहां पर ऐसे करके एक प्लेन, मान लो ऐसे करके काटा है इसने वाई जेड प्लेन ने, ठीक है ना? अब ये वाई जेड प्लेन है, तो इसके ऊपर जो ये पी पॉइंट मान लिया हमने, इसे ए ले लिया, इसे बी ले लिया, क्योंकि ये वाई जेड है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं इसमें, तो 0 ऐसे करके होगा ना। और क्योंकि रेशियो फाइंड करने को कहा है तो के रेशियो 1 लेके पी पॉइंट ढूंढो अपने आप, और उसके केवल एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे किससे? 0 से। के मिल जाएगा बस। आता था तुमको ये क्वेश्चन? मतलब समझ में आया? नहीं आया? गुड। क्या नहीं समझ में आया वैसे? क्वेश्चन पढ़ लिया तूने? तो फिर कैसे आएगा समझ में, तुमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा तो? अरे भाई साहब, तुमने पढ़ा क्वेश्चन? मैडम आपको सुनाई दिया? तुझे बिना पढ़ा गया? तूने सुन लिया ना, तूने सुना ही नहीं ना क्वेश्चन। बोल बोल भाई, बस। और वाई जेड प्लेन से कट हुआ है, वाई जेड प्लेन से कट हुआ यानी कि एक लाइन जा रही थी और यहाँ पर ऐसे वाई जेड प्लेन ने काट दिया, तो ये प्लेन के बीच में छेद हो जाएगा, वो लाइन ऐसे निकल जाएगी, तो ये कट आया होगा। ये कॉमन पॉइंट होगा लाइन का भी और प्लेन का भी। लेकिन क्योंकि ये वाई जेड प्लेन है तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं, तो मतलब k/1 से एक बार p ढूंढ लेते हैं अपने आप, और वो 3 आएंगे, उन 3 में x वाले को कंपेयर कर देंगे 0 से, बस -2/3 आ गया बस। अब अगर वो ये बोल दे कि उस वाई जेड प्लेन के y और z कोऑर्डिनेट भी ढूंढो, तो जो k की वैल्यू निकाली हमने वो p पॉइंट के ही बचे हुए दोनों कोऑर्डिनेट में पुट कर देंगे, वो भी निकल के आ जाएंगी वैल्यू। अब एक मिसलेनियस बची है शायद, बस है, पढ़ के देखो। जो एग्जांपल करोगे इससे अलग कुछ नहीं मिलेगा उसमें। और मिल गया, अगर मिल गया तो अगली क्लास में पूछ लेना, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर ये, ठीक है? चैप्टर क्या खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में कुछ और भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर जो ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इसको एडिशनल कुछ नहीं करना पड़ता, मतलब एक्स्ट्रा एक्सरसाइज आरडी वगैरह से कुछ नहीं करना। तो सोच के आना अगली क्लास में कौन सा चैप्टर शुरू करना है, क्योंकि जो एक्सरसाइज बची है ना मिसलेनियस, वो हद से आधे घंटे की होगी बस। उसके बाद हमें फिर स्ट्रेट लाइन या कुछ शुरू करना पड़ेगा, और या फिर टेस्ट भी दे सकते हैं। बाइनोमियल का रह रहा है टेस्ट, तो बाइनोमियल का टेस्ट कर लो। एक काम करते हैं, आधे घंटे पढ़ाई करेंगे, 1 घंटे का टेस्ट लेंगे, और फिर आधे घंटे कॉपी चेक कर लेंगे। इसे बंद कर दूं पहले?